रिया की मौत का गहरा घाव लिए अदिति एक पुरानी हवेली में आती है। यहाँ हर परछाई में रिया दिखती है, हर आवाज में उसका नाम गूंजता है। क्या ये हवेली रिया की यादों को सच कर रही है, या कोई और भयानक सच छुपा है जो अदिति को अपने अंदर खींच लेगा? चलिए शुरू करते हैं। अदिति ने पुरानी हवेली के भारी जंग लगे दरवाजे को धकेला। एक तीखी चीखती हुई आवाज ने सदियों की खामोशी तोड़ दी। भीतर धूल और सीलन की एक अजीबोगरीब गंध थी, जैसे पुरानी यादें हवा में घुल गई हों। सूरज की मध्यम किरणें टूटी खिड़कियों से छनकर धूल के कणों को नाचते हुए दिखा रही थी। कमरे में घुटन थी, हवा रुकी हुई, जैसे किसी ने सांस लेना बंद कर दिया हो। उसकी बहन रिया की मौत को अभी कुछ ही महीने हुए थे, और उस भयावह दुर्घटना की टीस अदिति के दिल में एक गहरे घाव की तरह बैठी थी। हर कोने में उसे रिया की परछाई दिखती थी, एक मासूम मुस्कान जो अब सिर्फ यादों में ही जिंदा थी। हवेली के ठंडे फर्श पर चलते हुए उसके कदमों की आहट भी गूंजती थी, जो हर बार उसे अकेलापन का एहसास दिलाती थी। कहीं दूर से हवा की एक सनसनाहट दरवाजे से टकराई, और एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अदिति ने अपने कंधे समेटे। ठंडी हवा ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। हर सांस के साथ उसे रिया की हंसी की एक दबी हुई गूंज सुनाई देती थी। या शायद ये बस उसके दिमाग का फरेब था। इस वीरान जगह में उसके अतीत का साया और ज्यादा गहरा हो रहा था। उसे लगा जैसे हवेली भी उसकी तरह कुछ छुपा रही है, कुछ ऐसा जो अंधेरे में दुबका है। खिड़की से दिखते पेड़ों की टहनियां हवा में हिलती हुई किसी बेजान हाथ की उंगलियों जैसी लग रही थी। हवेली में अदिति के पहले कुछ दिन एक अजीबोगरीब शांति में बीते, जो धीरे धीरे एक बेचैनी में बदल रही थी। दीवारों पर लगे जाले, कोनों में जमा धूल और हर चीज पर जमी काई, सब कुछ एक अनकही कहानी बयां कर रहे थे। पहले तो उसे लगा कि यह बस पुरानी हवेली का स्वभाव है। रात में लकड़ी के पुराने फर्श से आने वाली चरमराहट की आवाज़ें, हवा के झोंकों से दरवाज़ों का खुद ब खुद खुलना, और कभी कभी रसोई से बर्तनों के खिसकने जैसी आवाज़ें, वह इन्हें चूहे या हवा का काम समझकर टाल देती थी। लेकिन एक दिन जब वह रिया की पुरानी डायरी देख रही थी, जो उसने अपने साथ लाई थी, उसे लगा जैसे किसी ने उसके ठीक पीछे सांस ली हो। हवा में एक हल्की मीठी खुशबू फैल गई, ठीक वैसी ही जैसी रिया के कपड़ों से आती थी, चमेली की। अदिति ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली जगह और धुंधली रोशनी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक धीमी लोरियां जैसी धुन जो हवेली के गलियारों में गूंज रही थी। आवाज इतनी धीमी थी कि उसे लगा शायद ये सिर्फ उसके कानों का वहम है। उसने उठकर खिड़की से बाहर देखा। चांदनी पेड़ों पर पड़ी हुई थी और हवा में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी, हल्की, जैसे कोई बहुत दूर से गा रहा हो। उसने पूरी हवेली छान मारी, हर कमरा देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। फिर जब वह अपने कमरे में वापस लौटी, तो उसने देखा कि रिया की तस्वीर, जिसे उसने बिस्तर के पास रखा था, अब जमीन पर गिरी पड़ी थी और शीशा टूट गया था। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। हवेली की हर दीवार से एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, जैसे उसकी सारी गर्माहट सोख ली गई हो। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। गांव के कुछ लोग उससे मिलने आए थे, पुराने रिश्तेदार। उन्होंने बताया कि यह हवेली दशकों से सूनी पड़ी, फिर भी उनके शब्दों ने उसके मन में एक बीज बो दिया था।
रात की चुप्पी अब पहले से ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। हवा के मामूली झोंके भी अब फुसफुसाहट लगते थे, जैसे कोई उसके कान में कुछ कहना चाहता हो। रिया की यादें, जो पहले उसके लिए सुकून थी, अब एक बोझ बन रही थीं। उसे लगा जैसे हवेली रिया की यादों को खींच रही है, उन्हें एक भयानक रूप दे रही है। एक रात उसने पानी पीने के लिए रसोई की तरफ रुख किया और जैसे ही उसने नलों का पानी खोला, पानी से एक अजीब सी हल्की सी मिट्टी की गंध आई, जैसे पानी नहीं, पुरानी कब्र की हवा हो। डर की एक पतली सी परत उसकी त्वचा पर जम गई। हवेली की हर चीज, हर साया, हर आवाज अब उसे चुनौती दे रही थी। अब अदिति की रातें जाग कर कटने लगी थी। हर आहट, हर परछाई उसे डराती थी। उसे लगता था जैसे हवेली की दीवारें सांस ले रही हैं और छत उसके ऊपर धीरे धीरे झुक रही है, उसे कुचलने के लिए। एक शाम जब वह रिया के कमरे में बैठी थी, वह कमरा जहाँ रिया अपनी दादी के साथ बचपन में खेला करती थी, उसे दीवार पर एक हल्की सी खरोंच दिखी, बिल्कुल वैसी ही जैसी रिया गुस्से में नाखूनों से कर दिया करती थी। खरोंच के ठीक नीचे लकड़ी के फर्श पर एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें काली और बेजान थीं। यह गुड़िया रिया की थी, जिसे उसने बहुत सालों पहले खो दिया था। अदिति ने गुड़िया उठाई। उसकी ठंडी और कठोर सतह उसके हाथों में एक अजीब सी सनसनी पैदा कर गई। जैसे ही उसने गुड़िया को पलटा, उसे उसकी पीठ पर एक नाम खुदा हुआ मिला, अदिति। उसके हाथ कांपने लगे। यह किसने लिखा? रिया तो अब नहीं थी, और यह गुड़िया यहाँ कैसे आई? अगले कुछ दिनों तक घटनाएं और ज्यादा भयावह होती चली गईं। रसोई में आधी एक बार तो अदिति ने हिम्मत कर दरवाज़ा खोला तो देखा कि गैस का चूल्हा जल रहा था और उस पर पानी उबल रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हवा में अधपक्के खाने की एक अजीब सी बास फैली हुई थी, जो उसे मतली महसूस करा रही थी। डर के मारे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने फौरन चूल्हा बंद किया और भागकर अपने कमरे में आ गई। हर रात उसे अपने बिस्तर के पास किसी के खड़े होने का एहसास होता था। एक ठंडी, अदृश्य हवा उसके गालों को छूती, जैसे कोई सांस ले रहा हो। उसे लगता था कि उसकी नींद में कोई फुसफुसाहट उसके कानों में कुछ कह रही है, लेकिन आवाज़ इतनी हल्की होती थी कि वह समझ नहीं पाती थी। एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, हवेली की पुरानी छत से पानी टपकने लगा। टप टप की आवाज़ें हर कोने से आने लगी, जैसे हवेली रो। यह रिया की आवाज़ थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वह डरने पर बोलती थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके गले को धीरे धीरे कस रहा हो। उसकी सांसें अटक रही थीं। उस आवाज़ में एक अजीब सी मीठी पुकार थी, जो उसे उस तहखाने की ओर खींच रही थी। उसने दरवाज़ा खोला। पुरानी लकड़ी चरमराई, सीढ़ियाँ नीचे अंधेरे में उतर रही थीं और वहाँ एक अजीब सी नमी और फफूंद की गंध थी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में धूल भरी सीढ़ियों पर कदम रखे। जैसे ही वह नीचे उतरी, उसे लगा कि हवा में जरा भी हलचल नहीं है, जैसे सारी हवा जमा हो गई हो। तहखाने के एक कोने में एक पुराना झूला था, जिस पर रिया और वह कभी खेला करती थी। झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अभी अभी उस पर से उतरा हो। और फिर उसने देखा, झूले के पास जमीन पर रिया की वही छोटी सी सैंडल पड़ी थी, जो उसने दुर्घटना वाले दिन पहनी थी। अदिति के रोंगटे खड़े हो गए। उसका बहकाने की ठंडी हवा में उसे अपने माथे पर पसीने की बूंदें महसूस हो रही थी। वह लगभग चिल्ला उठी, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही घुट गई। अदिति की सांसें तेज हो रही थी। डर से उसका गला सूख चुका था। उसने डरी हुई आंखों से उस सैंडल को देखा, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर देखा।
तहखाने के एक अंधेरे कोने से एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे रेंग रहा हो। अदिति की टॉर्च की रोशनी उस कोने में पड़ी और वहां उसे एक पुरानी मैली सी गुड़िया दिखाई दी, जिसकी आंखें काली और डरावनी थी। ये वही गुड़िया थी जो उसने रिया के कमरे में देखी थी, लेकिन अब ये ज्यादा बड़ी और भयानक लग रही थी। गुड़िया की एक बाह टूटी हुई थी और उसके होंठ पर लाल रंग का एक धब्बा था, जैसे खून। और फिर गुड़िया के पीछे से एक छोटी सी परछाई उठी, जिसने धीरे धीरे रिया का रूप लेना शुरू कर दिया। वही मासूम चेहरा, वही छोटी सी चोटी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी, एक ऐसी चमक जो अस्वाभाविक थी। रिया की आवाज़ गूंजी, लेकिन अब उसमें बचपन की मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक क्रूर, ठंडी प्रतिध्वनि थी। दीदी, तुम इतनी देर क्यों लगाई? जिंदा? रिया की परछाई हंसी, एक भयानक कर्कश हंसी जो तहखाने की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। मैं तो हमेशा से यहाँ थी दीदी, इस हवेली की दीवारों में, तुम्हारी यादों में, तुम्हारे हर दर्द में। अदिति को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। यह रिया नहीं थी। उसकी आंखें रिया जैसी दिखती थीं, लेकिन उनमें कोई आत्मा नहीं थी, सिर्फ एक गहरा ठंडा शून्य था। उसने रिया की दुर्घटना वाले दिन को याद किया, वह दिन जब अदिति ने उसे आइसक्रीम लेने के लिए सड़क के पार भेजा था और फिर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया था। वह गिल्ट, वह दर्द जिसने उसे कई महीनों से खाए जा रहा था, अब एक भयानक रूप ले चुका था। यह मेरी गलती नहीं थी, अदिति चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। रिया की परछाई एक कदम आगे बढ़ी। गलती नहीं दीदी, यह तुम्हारा डर था, तुम्हारा डर और तुम्हारा अपराध बोध जो मुझे यहाँ ले आया। यह हवेली उन्हीं को खींचती है जो अपने अंदर एक गहरा घाव लिए फिरते हैं। परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया, उसके नाखून लंबे और नुकीले लग रहे थे। तुम्हारी बहन तो बहुत पहले जा चुकी है अदिति, लेकिन उसकी यादें, उनका स्वाद बहुत मीठा है, और तुम अब मेरी हो। अदिति ने अचानक महसूस किया कि यह हवेली कोई साधारण जगह नहीं है। यह सदियों से उन लोगों की आत्माओं को कैद करती रही है जो अपने प्रियजनों के खोने के दर्द या किसी गहरे अपराध बोध से जूझते हैं। रिया की यह परछाई, यह दरअसल एक प्राचीन आत्मा थी जो इन भावनाओं पर पनपती थी। उसने अदिति के अपराध बोध को महसूस किया था और उसे अपनी बहन के रूप में फुसलाकर यहाँ बुलाया था, ताकि वह भी इस हवेली का हिस्सा बन जाए। उस भयानक गुड़िया में उसे अचानक कई काली आंखें दिखने लगी, जैसे उसमें कई आत्माएं फंसी हों। अदिति ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। रिया की परछाई अब उसके बहुत करीब आ चुकी थी। उसकी ठंडी सांसें अदिति के चेहरे पर महसूस हो रही थी। परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके लंबे नुकीले नाखून अदिति के गालों को छूने लगे। एक पल के लिए अदिति को लगा जैसे रिया उसे अपने बचपन के दिनों की तरह छू रही हो, लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे कोई बर्फीला हाथ उसके अंदरूनी हिस्से को जकड़ रहा हो, उसकी आत्मा को खींच रहा हो। उसकी आंखों के सामने रिया का मासूम चेहरा नाचने लगा, उसकी हंसी, उसकी बातें, और फिर सब कुछ काला पड़ने लगा। अदिति का शरीर जमीन पर गिरा, बेजान। हवा में चमेली की खुशबू और मिट्टी की बास एक साथ घुल गई, एक भयानक मिश्रण। तहखाने में रिया की परछाई अब, लेकिन कभी कभी चांदनी रातों में जो कोई भी हिम्मत करके हवेली के पास से गुजरता, उसे वहां से दो आवाजें सुनाई देती, एक बच्चे की धीमी लोरियां जैसी धुन और उसके साथ एक जवान औरत की उदास हल्की सी गुनगुनाहट, जैसे वे दोनों मिलकर कोई भयानक खेल खेल रही हो, इंतजार कर रही हो किसी और अकेले दुखी आत्मा का, जो अपने अंदर एक गहरा घाव लिए उस हवेली के दरवाजे तक आ जाए।
हवा में अब भी चमेली और मिट्टी की एक अजीबोगरीब गंध घुल रही थी, जो हर आने वाले को बुला रही थी, हमेशा के लिए। और हवेली अपनी काली दीवारों के साथ सदियों से वही खड़ी थी, अपनी नई कैदियों के साथ, उनकी चीखों और फुसफुसाहटों को अपनी मिट्टी। मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर ज़रूर करें।